स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम जीवन परिचय में। जीवन परिचय के इस एपिसोड में आज बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की। इस समय आप जहां पर भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं और अपने आसपास अगर आप नजर दौड़ाओगे तो आपको दीवार पे या कहीं पे भी डॉक्टर सम्राट लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा। जी हाँ, वही डॉक्टर सम्राट आज जीवन परिचय के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लगा मैं मलिक साहब मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, जीवन परिचय में हम शुरुआत करते हैं जीवन से। आपका जन्म कहाँ पे हुआ? मलिक साहब मेरा जन्म मुजफ्फरनगर जिले के गाँव दूधली में हुआ है, जो चरथौल क्षेत्र में पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, किस तरह से जीवन की शुरुआत हुई? शिक्षा की अगर बात की जाए, किस तरह का संघर्ष जीवन में रहा? एक्चुअली में क्या है, जो मेरी बेसिक शिक्षा है वो तो मेरी दूधली हुई है। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया है। उसके बाद फिर मैंने लाजपत राय से इंटर किया है और फिर डीयू डिग्री कॉलेज से मैंने बीएससी किया है। जी, उसके बाद में फिर मैंने मेडिकल कोर्स में बीएमएस किया है, फिर एमडी किया है मैंने और मैंने मास्टर डिग्री की है, बीलिब किया है, एमलिब किया है। इसके बाद में मैंने बीजीएमसी किया है और मैंने लॉ किया है डीयू डिग्री कॉलेज से। जी। डॉक्टर साहब, जैसे शिक्षा की बात आपने बताई है, हमने जो जानकारी आपके बारे में जुटाई है, बहुत संघर्ष आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है, बहुत मतलब ऐसे परिवार से आप आते थे कि आज आप जिस मकाम पे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप अपने जीवन के उस संघर्ष एक्चुअल में क्या है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। बेसिकली हम लोग किसान हैं जी, और दूधली में हम किसान के बेटे हैं। मेरे फादर एक छोटे से किसान थे। हम 3 भाई हैं, सबसे बड़े भाई मेरे बड़ौद के अंदर हैं, हाजी मोहम्मद इस्लाम साहब, जो डबल एमए हैं सन 72 के। जी, उन्होंने बड़ौद के अंदर अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की अपने बेस के ऊपर ही है। जी, दूसरे भाई मेरे हाजी इकबाल साहब हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, जो पुलिस से रिटायर्ड हैं। जी, अब वो सम्राट इंटर कॉलेज में मैनेजर हैं और सम्राट इंटर कॉलेज को देख रहे हैं। जी, एक्चुअली हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, गाँव से हम लोगों ने पढ़ाई की है, गाँव से पढ़े हैं। एक्चुअल में क्या है कि दूधली से मैंने हाई स्कूल कर लिया, उसके बाद में इंटर के लिए हमें थानेमोहन जाना पड़ा। दूधली में तो हाई स्कूल था, इंटर नहीं था। जी, थानेमोहन में फिर हम साइकिल से गए हैं बिरालसी तक, बिरालसी में साइकिल को हमने स्टैंड किया। जी, फिर हम आगे स्टैंड बस में बैठ के स्टैंड पे उतरे हैं, उसके बाद में फिर लाजपत राय इंटर कॉलेज बहुत दूर पड़ता है, वहाँ तक पैदल गए हैं। जी, इस तरह से हमने इंटर किया। जी, उसके बाद में मैंने बीएससी पार्ट 1 तक भी दूधली से अप डाउन किया है डीयू डिग्री कॉलेज में। फिर पार्ट 2 में मुजफ्फरनगर में आ गया है पढ़ाई के लिए जी, और फिर यहाँ मुझे उसके बाद भी हम जैसे मुजफ्फरनगर से हम गाँव से चलते थे मुजफ्फरनगर के लिए, जी, वही पहले साइकिल पे आना, बस तो नहीं चलती थी दूधली तक उस समय। जी, उसके बाद में फिर बिरालसी से मोड़ बस में बैठना जी, और फिर चरथौल स्टैंड पे उतर के फिर डीयू कॉलेज तक जाना। जी, बड़ा संघर्ष पढ़ाई के अंदर रहा, लेकिन वो संघर्ष आज बिल्कुल सच और मेरे सामने है। उस संघर्ष का मुझे नतीजा मिल गया है। ऊपर वाले ने मुझे कामयाब कर दिया है, जो आपके सामने बैठा हूँ। जी। डॉक्टर साहब, परिवार की अगर बात की जाए तो अभी परिवार में कौन-कौन? अभी परिवार में 3 भाई 3 बहन हैं, जी, जो मेरा अपना परिवार है। मदर फादर तो है नहीं, उदेश वर्ग यहाँ चले गए हैं जी, और तीनों भाई वेल एस्टेब्लिश हैं और तीनों बहनें वेल एस्टेब्लिश हैं। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपके बारे में जो है लग आपको कोई ऐसा चेहरा होगा जो आपको ना जानता हो, क्योंकि जहाँ तक आज के समय में मूलभूत सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर डॉक्टर सम्राट का एडवर्टाइज़ ज़रूर मिलेगा। तो किस तरह से देखते हैं ये एडवर्टाइज़ की जो एक्चुअली में क्या है, इसके लिए मेरे पास टीम है ऐड करने वालों की। जी, ये कुछ हमारे गुर्जर समाज के भाई हैं, जी, जो सुबोध कुमार जी हैं, सुबोध नागर जी वो मेरे ऐड देखते हैं। कुछ पाल समाज के लोग हैं, पाल समाज के हैं, पुनीत पाल जी वो मेरे ऐड देखते हैं जी, और कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, मेरे ऐड देखते हैं। जी, ये कंटिन्यू मैंने इनको छोड़ा हुआ है ऐड करने के लिए, ऐड देखते भी हैं, करते भी हैं। जी, और बाकी जो मेरे होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, जी, ये भारतीय पब्लिसिटी वाले लगाते हैं, आर्मी वाले लगाते हैं और दूसरे लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग ऐड में लगे हुए हैं इस तरह से। जी। पत्रकारिता की बात हो, समाज सेवा की बात हो, वकालत की बात हो या फिर डॉक्टर की बात हो या फिर मतलब किसी भी क्षेत्र की बात हो, डॉक्टर सम्राट अपने आप को किस रूप में देखते हैं? एक्चुअली में क्या है कि मेरे मन में आया कि मैं एक अखबार निकालूँ, जी, तो मैंने सम्राट संदेश के नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला। जी, वो काफ़ी दिन तक चला, फिर मुझे सम्राट संदेश नाम अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने सम्राट न्यूज़ के नाम से एक पेपर निकाला, करीब 10-12 साल हो गए हैं। जी, जो कंटिन्यू पेपर निकलता है, कोई भी अंग उसका मिस नहीं है और उसमें केवल वही बातें समाज सेवा की होती हैं, समाज से जुड़ी होती हैं, एजुकेशन की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है। जी, किसी को ब्लैकमेलिंग या गलत काम उसमें कुछ नहीं होता जी, और मैंने उसके फिर बीजीएम से मैंने किया है। अगर मुझे अखबार चलाना है, मैंने सोचा कि मैं एक कोर्स भी होना चाहिए, जी, अखबार से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ एक कोर्स होना चाहिए, फिर उसके लिए मैंने बीजीएम से किया जी, और उसी अखबार को मैं देखता हूँ, साथ में मेरे भतीजे डॉक्टर मोहम्मद अरशद हैं, जो सम्राट इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, वो भी उसको देखते हैं। उन्होंने भी इसी को देखते हुए बीजीएम से किया है। जी, अपना मास्टर डिग्री लेने के बाद में उनकी साइंस में मास्टर डिग्री है, जी, फिर उनकी एजुकेशन में मास्टर डिग्री है, उसके बाद फिर उन्होंने बीजीएम से किया है और इस अखबार को मैं और वो दोनों मिलके देखते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे पत्रकारिता की अगर बात हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे मन में आया कि इस क्षेत्र में भी आना चाहिए? जैसे आपने अपने अखबार के बारे में बताया।
एक्चुअली में क्या है कि जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, कुछ पत्रकारों ने मुझे तंग किया। जो पत्रकार नहीं थे, पत्रकार तो तंग करता ही नहीं किसी को, पत्रकार नहीं थे। फर्जी-फर्जी पत्रकार थे, उन्होंने मुझे आगे परेशान करना शुरू कर दिया। उनसे मैंने परेशान होके, सच्ची बात तो ये है, और उसके बाद में फिर ये देखते हो कि इन लोगों से परेशानी से मेरी जान बच जाएगी। कुछ बड़े अखबार भी जिन्होंने मुझे परेशान किया, उनके नाम लेना नहीं मैं चाहता। उनको मैंने देखते हुए कि मैंने फिर अपना पत्रकार निकालना शुरू कर दिया। फिर कोई पत्रकार मेरे पास गलत तरीका नहीं आया, सब अच्छे पत्रकार आए। आज भी मेरे सामने जो बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छे पत्रकार हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे समाज सेवा की अगर बात की जाए, हर सामाजिक कार्य के लिए कोई भी शहर के अंदर बड़ा कार्यक्रम अगर समाज सेवा के रूप से होता है, उसमें आपकी हिस्सेदारी ज़रूर मिलती है। इसके पीछे की क्या कहानी है? समाज सेवा करने का कैसे मन में आया? क्योंकि आप एक डॉक्टर हो और आपके बारे में जिस तरह से देखा है, हम भी अगर आते हैं तो टाइम लेना पड़ता है, जिस तरह से आपके पास में भीड़ रहती है। एक्चुअली में यहाँ तक समाज सेवा का मैटर है, मैंने आपको भी बताया कि हम लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। एक्चुअली गाँव से जो पढ़े हैं, बड़े स्ट्रगल के साथ में पढ़े हैं। इसी समाज सेवा को देखते हुए कि स्कूल खोलना भी समाज सेवा का ही काम है। मैंने अपने घर पे एक 5वीं तक का स्कूल खोला है सबसे पहले, और मैंने उसकी 2010 में 2010 में उसकी मान्यता कराई, और मान्यता कराने के बाद में वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं मेरे स्कूल में, करीब इस टाइम 300 के आस-पास बच्चे हैं, और ये पब्लिक स्कूल है, टीचर को तनख्वाह भी देनी पड़ती है, स्कूल भी मेंटेन करना पड़ता है, सारे खर्चे हैं। इसके साथ-साथ भी करीब 20-25% बच्चे मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और जहाँ तक स्कूल की फीस का सवाल है, केवल 300 या 400 रुपए फीस कुल रखी है मैंने। सीबीएसई पैटर्न पे स्कूल चलाता हूँ, बच्चों को एजुकेशन देता हूँ। इसके बाद में मेरे मन में एक बात आई कि हमारे कुछ इलाके पिछड़े इलाके हैं। जैसे 3-4 गाँव पड़ते हैं, मिमराना गाँव है, ठाकुर समाज का गाँव है, दीदाड़ी है, ठाकुर समाज का गाँव है, कलरपुर कचौली है, और अदरवाइज़ शेरपुर है, नियाजूपुरा है, पिछड़ा हुआ गाँव है, मिमराना रोड है। मेरे मन में आया कि एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। हमारे शहर में, इस साइड में कोई इंटर कॉलेज बहुत दूर है इस क्षेत्र से। तो मेरे मन में आया कि इंटर कॉलेज भी हमारा होना चाहिए, जिसमें हमारे समाज के बच्चे या दूसरे किसी भी समाज के बच्चे पढ़ सकें और उनको एजुकेशन सस्ती मिल सके और बढ़िया एजुकेशन मिल सके। इसी को देखते हुए मैंने मिमराना रोड पे 7-8 बीघा ज़मीन ली मैंने, और उसको लेने के बाद मैंने वहाँ इंटर कॉलेज की नींव रखी। एक नींव भी बहुत बड़े आलिम जो मौलाना हज़रत साहब थे कांदरे वाले, जो कांदरे वाले हज़रत जी थे, उनसे मैंने इसकी नींव रखवाई, और मैंने कॉलेज में सबसे पहले मस्जिद बनाई, ताकि लोग धार्मिक काम कर सकें। फिर मैंने कॉलेज एस्टेब्लिश किया। उसके अंदर एक पीपल का पेड़ भी है लास्ट में, वहाँ हिंदू समाज के लोग अपनी पूजा कर सकते हैं। पिपलेश्वर महादेव है, वहाँ पूजा कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई, हिंदुओं के लिए पीछे पिपलेश्वर महादेव है, और मैंने इंटर कॉलेज की स्थापना शुरू की। पहले मुझे 2013 में हाई स्कूल की मान्यता हुई। ऊपर वाले के क्रम में फिर नेक्स्ट ईयर 2014 में मेरी इंटर कॉलेज की मान्यता होगी। मेरे पास सभी स्ट्रीम की मान्यता है, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, और इस कॉलेज में कंटिन्यू बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं जाके देखता हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत बहुत अच्छे शिक्षक हैं। बल्कि कुछ तो स्टाफ मेरे अपने घर का ही है, ये देखने के पढ़ाने के लिए और देखने के लिए कि अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें सैकड़ों की स्ट्रेंथ कॉलेज के अंदर है, और इस सैकड़ों में से मैं समझ लूँ 700-800 बच्चे पढ़ते हैं इंटर कॉलेज के अंदर, और मैं समझता हूँ 50% तो शायद इसमें फ्री होंगे। और इसके बाद में जो फ्री नहीं है, जिनकी फीस है, आधी-अधूरी फीस है, जो लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं, डॉक्टर साहब फीस का जुगाड़ नहीं हो पाया, तो कहेंगे पूरे साल की फीस पे माफ़ कर दी जाती है, फीस ली जाती है। इसलिए मैंने पब्लिक स्कूल चला, इंटर कॉलेज चला, और फिर मैंने इसको देखते हुए गाँव सोजलू है, सोजलू के अंदर मैंने मदरसा पैगाम-ए-इंसानियत के नाम से शुरू किया। उसमें बच्ची पढ़ती हैं, और बच्चों के लिए फ्री तालीम है, उसमें कोई पैसा बच्चियों से नहीं लिया जाता। तो ये मदरसा मैंने इसलिए शुरू किया कि जो बच्ची सोजलू की हैं, वो तालीम लें, बच्ची पढ़ रहे हैं, बच्ची पढ़ेंगी। एक बच्ची पढ़ लेती है तो पूरे घर को पढ़ा देती है। बच्ची पढ़ने से उसका भाई, उसके फादर, उसके बच्चे सब लोग पढ़ लेते हैं एक तरह से, वो दीन भी पढ़ते हैं और दुनिया पढ़ती है। तो मैंने 3 इदारे शुरू किए, पब्लिक स्कूल किया, इंटर कॉलेज किया, और मैं इंटर कॉलेज में ही सुभारती से डिग्री क्लास चलाता हूँ। इसमें बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, एमए, एमएससी, एमकॉम है, और केवल बच्चों से मैं वही फीस लेता हूँ, जो फीस बिल्कुल यूनिवर्सिटी की फीस होती है। इसके अलावा कोई फीस नहीं लेते, बच्चे के पेपर हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही कराते हैं। केवल यूनिवर्सिटी की फीस लेते हैं, इसके अलावा कोई भी फीस नहीं, बस उद्देश्य ये होता है कि बच्चे पढ़ लें, लिख लें। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी लड़कियों की आपने बात की है, लड़कियों को ध्यान में रखते हुए आपने अलग से मदरसा चलाया है। आज के समय में भी जिस तरह की कुछ लोगों की मानसिकता है, बेटे और बेटी में जिस तरह का अंतर लोग करते हैं, बेटियों को कहीं न कहीं पीछे रखा जाता है किसी भी फील्ड में और बेटों को बढ़ावा दिया जाता है। क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों के लिए? देखो, जो बेटी होती है, बेटी होना तो अल्लाह की रहमत है। मेरे नबी ने कहा है कि जो 2 बेटी की परवरिश कर दे, वो शख्स जन्नती है, और इसको जन्नत यानी कि स्वर्ग मिल जाए, उससे बड़े कोई इंसान नहीं होता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटी जो होती है, बेटों से बढ़िया होती है। कोई भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, अगर फ़र्क करेंगे तो हम लोग दीन में कर अल्लाह की हमारी पकड़ हो जाएगी। तो मैं तो जिस धर्म को फ़ॉलो करता हूँ, इस्लाम धर्म को फ़ॉलो करता हूँ, इस धर्म के अकॉर्डिंग बेटी-बेटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि बेटी पहले होती है, बेटा सेकंड पे होता है। अगर हम फ़र्क करेंगे तो कल हम जन्नत में नहीं जाएँगे, हम दोज़ख के भागीदार बन जाएँगे। तो बेटा और बेटी के अंदर कोई भी फ़र्क किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। जी।
और जिस तरह से लगातार आपका जो संघर्ष का ये पूरा सफर रहा है, कोई ऐसा घटनाक्रम जो यादगार बन के रह गया हो, जिसे आज भी याद करके आपको अपने वो पहले दिन याद आ जाते हैं? एक्चुअली में वही है कि पढ़ाई के दौर में संघर्ष रहा है, पढ़े लिखे हैं, संघर्ष के साथ में पढ़े, संघर्ष के साथ में लिखे हैं और संघर्ष करते-करते ही आगे बढ़े हैं। वो सब कुछ याद रहता है, गाँव में कैसे पढ़ाई ली, गाँव में से कैसे निकले, कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कितना स्ट्रगल किया, साइकिल से पढ़े हैं। अब मान लीजिए अगर हमें अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, अब साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी, कार भी है, तो सब मालिक का करम हो गया है। उसको नाम लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ, उसका नाम लेके आगे बढ़ता हूँ और वो मेरा पूरा-पूरा साथ देते हैं। ईश्वर को याद करता हूँ, तो ईश्वर मुझे याद करता जी। कॉलेज की आपने जैसे बात की, इंटर कॉलेज आपका पिछले वर्ष बहुत चर्चाओं में रहा है। आपने बहुत सारी लड़कियों की जो है एकदम से फीस माफ़ कर दी, लड़कियों को फ्री पढ़ाने की मुहिम आपने शुरू कर दी थी। किस तरह की वो चीज़ें मन में आई? क्यों आपने इस तरह का कदम उठाया? कि लड़कियों को किस तरह से आप मतलब देख रहे थे कि कैसे लड़कियों को आपने फीस माफ़ की? है। एक्चुअली में होता क्या है कि लोग जो हैं, खासकर मैं कहूँगा जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये बेटों को तो पढ़ा देते हैं मगर बेटों को नहीं पढ़ाते। और जो मेरा स्कूल है, उसमें 2 गाँव हिंदूज़ के हैं और 3 गाँव मुस्लिम्स के हैं और बाकी रोड है उसपे हिंदू-मुस्लिम मिले हुए लोग रहते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग जो हैं बच्चों को नहीं पढ़ाते। मैंने इसी बात को देखते हुए कि जो 9th क्लास की बच्ची है, ने 9th की, 10th की, 11th की, 12th की है, मैंने सोचा कि बच्ची पढ़ लें, लिख लें और बच्ची आगे बढ़े, देश का भविष्य बने। मैंने अभी कहा कि अगर बेटी पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ लेगा। तो मेरे मन में एक बात आई कि अगर बेटी को लोग नहीं पढ़ाते तो इसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग अपनी बेटी को पढ़ाएँ। इसी को मैंने मद्देनज़र रखते हुए, इस बात को अपने माइंड में रखते हुए मैंने बेटियों की एजुकेशन फ्री कर दी। इसलिए मेरे कॉलेज में लास्ट ईयर बेटियों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी। 9th की एजुकेशन का कोई पैसा मैंने नहीं लिया, ना एडमिशन फीस, ना बच्चे की कोई पढ़ाई की फीस, ना कोई ट्यूशन फीस। बच्चे मेरे यहाँ फ्री थी और मैं इस साल अभी से घोषणा करना चाहता हूँ, हालाँकि एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन मैं अभी से घोषणा चाहता हूँ कि इस साल भी मेरे कॉलेज में 9th क्लास की बच्ची बिल्कुल फ्री पढ़ेंगी। और मेरा लोगों से यही निवेदन है कि अपनी बच्चियों को और बच्चों को मैक्सिमम पढ़ाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएँ, अच्छी तालीम दें। जी। क्योंकि तालीम का जो जो तरक्की का रास्ता है, वो तालीम से होकर निकलता है। तरक्की का रास्ता तालीम से होकर निकलेगा, हमारे पास तालीम होगी तो हम तरक्की कर पाएँगे, तालीम नहीं होगी तो हम तरक्की नहीं कर पाएँगे, हम पिछड़ जाएँगे। इसलिए तालीम होना मस्ट है, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि तालीम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को दिलाएँ, रोटी कम खाएँ, अपने जो खर्चे हैं उनको कम कर दें और अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाएँ और स्पेशली बेटियों को तालीम ज़रूर दिलवाएँ। इनको सिस्टम में भेजें बच्चों को। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जिस तरह से आपने फ्री मदरसे भी चलाए हैं, कॉलेज में भी आप लड़कियों की फ्री माफ़ करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आगे की किस तरह की रणनीति आपने तैयार की है? किस तरह की भूमिका आपने तैयार की है? एक्चुअली में यहाँ तक तो मैं आ ही गया हूँ, आप लोगों ने भी सुन लिया, जनता भी देख रही है, मेरे कॉलेज के बारे मेरे बारे में। मेरी इन फ्यूचर स्कीम है कि मेरा एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए जी, और खासकर लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इसमें सारी सुविधाएँ हों, लड़के अच्छी तरह पढ़े-लिखें जी, और इसके साथ-साथ में मेरे मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए जी, और मेरा सीबीएसई स्कूल ऐसा हो कि जो मयारी स्कूल है, इसमें बच्चे सच-मुच पढ़ें, बच्चों को लगे कि हम यहाँ से पढ़ के आए हैं। जी, तो आगे मेरी डिग्री कॉलेज खोलने की प्लानिंग है जी। और मैं ईश्वर ने चाहा जल्दी डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी खोल दूँगा। आप लोगों की दुआ मेरे साथ रही तो। एडवर्टाइज़ की दुनिया में जिस तरह से आपने एक अलग मकाम हासिल किया है, शायद ही किसी का इस तरह से इतना लंबा एडवर्टाइज़ की प्रक्रिया हो। एक घटनाक्रम हमने आपके बारे में हमारे सामने आया है कि आपने तो देश के बॉर्डरों की दीवार तक पे अपने एडवर्टाइज़ छपवा दिए थे। किस तरह का वो पूरा घटनाक्रम? एक्चुअल में क्या है कि ये जो चिकित्सा होती है, सेवा होती है, सच्ची बात तो है। तो ऊपर वाले ने कहने कैसे कुछ दिया है, जी, जैसे स्कूल से भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, क्लिनिक से थोड़ी बहुत अर्निंग होती है। जी, तो एक मेरा एक शौक है अपना ऐड कराऊँ, एक इसमें नाम होना चाहिए। ऐड के साथ-साथ मेरा ये भी है कि लोगों को जो लोगों को चिकित्सा है, वो अच्छी मिल जाए और सस्ती मिल जाए। जी, मेरे यहाँ नशा मुक्त मैं कई सारी बीमारियों का इलाज करता हूँ, उसमें एक इलाज है नशा मुक्ति। जी, यानी कि शराब छुड़ाने का इलाज, दूसरे नशे छुड़ाने का इलाज। जी, मेरी ये ऐड कराने का एक मकसद ये भी है कि जो लोग नशा करते हैं, बहुत से लोग गरीब परिवार के लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा नशा करते हैं, मैंने अक्सर देखा है। जी, जो अच्छे परिवार से नशा तो वो भी करते हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के नशे करते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो घटिया क्वालिटी के नशे करते हैं। जी, अगर शराब भी पीते हैं, तो एक शराब देसी कच्ची वाली शराब जिसको लोग कहते हैं, वो वाली पीते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, वो पक्की शराब पीते हैं, ब्रांडेड शराब पीते हैं। जी, तो जो कच्ची शराब होती है, ज़्यादा नुकसान करती है। जी, तो मैंने ऐड कराने का मेरा एक मकसद ये भी है कि लोग जो हैं इस शराब को छोड़ दें और जो गरीब लोग हैं नशा छुड़ाने का इलाज उनके यहाँ मेरा बिल्कुल फ्री है, उससे कोई पैसा नहीं है। जी, नशा छुड़ाने का इलाज जो शराब है स्पेशली में बिल्कुल फ्री जो भी गरीब मुझे कह दे या कोई भी गरीब मुझे फ़ोन कर दे कि गरीब है, लोग जानते भी नहीं लोगों की छूट चुकी शराब वो भी लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने छुड़ा दी वो भी जानते हैं। जी, उसके यहाँ मेरे यहाँ कोई पैसा नहीं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है नशा शराब छुड़ाने का इलाज जो गरीब लोग हैं उनके लिए। जी। डॉक्टर सम्राट नाम, ये एक ब्रांड इस समय बन चुका है। हम मतलब कहीं पे भी अगर जाते हैं तो डॉक्टर सम्राट तो कहीं न कहीं लिखा हुआ ज़रूर ही मिल जाता है। और चीज़ें हमें भले ही ना मिले लेकिन डॉक्टर सम्राट ज़रूर मिलेगा, किसी भी पिछड़े क्षेत्र में भी अगर जा रहे हैं।
तो डॉक्टर सम्राट, सम्राट नाम के पीछे की क्या कहानी है? ये सम्राट नाम कहाँ से आया है? कुछ और नाम आपका था, सम्राट आपने बाद में रख लिया? एक्चुअली में क्या है कि मुझे सम्राट नाम अच्छा लगा। मुझे लोग बचपन में, मेरे घर वाले भी सम्राट कहते थे छोटे से को, और सम्राट कहते-कहते मुझे सम्राट नाम अच्छा लगा। फिर मैंने सम्राट नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना नाम रजिस्टर्ड करा। इसलिए सम्राट मुझे नाम अच्छा लगा, रजिस्टर्ड मेरा नाम है। अब लोग मुझे सम्राट, डॉक्टर सम्राट के नाम से लोग जानते हैं। ये नाम मुझे अच्छा लगा, इस नाम को मैंने रजिस्टर्ड करा, इस नाम से मेरी पहचान बन गई। डॉक्टर सम्राट और सम्राट के नाम से जिस तरह से सम्राट इंटर कॉलेज हो, सम्राट के नाम से मदरसा हो, सम्राट से जूनियर हाई स्कूल हो, सम्राट अखबार हो, मतलब सम्राट 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 कितने सारी चीजें आपने अब तक सम्राट के नाम से लॉन्च कर दी। एक्चुअली मैंने भी आपको बता दिया कि सम्राट पब्लिक स्कूल है, सम्राट इंटर कॉलेज है, सम्राट न्यूज़ है और सम्राट डिग्री कॉलेज भी बनने जा रहा है जल्दी। और मैं एक बात बतानी भूल गया हूँ कि मेरी इसी बीच में जो मैंने आपको बताया, मेरी एक मेडिसिन की इंडस्ट्री भी है। जी, मेरा दवाओं का कारोबार है, मेरी दवाओं की 2 फैक्ट्री है। जी, एक तो फैक्ट्री मैंने किसी भाई से खरीदी है, जो पंजाबी समाज से थे, उनका नाम तो एवीएम फार्मास्यूटिकल्स है, जो डॉक्टर अरशद साहब देखते हैं। जी, और मैंने, जैसे आपने बताया कि सम्राट नाम अगर है, तो मैंने सम्राट के नाम से एक फैक्ट्री का लाइसेंस और लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जी, जिसका नाम सम्राट हेल्थ केयर है। जी, सम्राट हेल्थ केयर की ब्रांच पूरे हिंदुस्तान में है, बल्कि विदेशों में ब्रांड है मेरे। जी, मेरी सम्राट गोल्ड किट है, हिंदुस्तान में बिकती है, हिंदुस्तान से बाहर भी बिकती है जी, और बड़ी सस्ती है, लोगों की कीमत में है, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा महँगी है। जी, तो जो सम्राट डॉक्टर सम्राट हेल्थ केयर के ब्रांड है, पूरी हिंदुस्तान में बिक रहे हैं इस टाइम, पूरे विदेश में बिक रहे हैं जी, और सस्ते हैं। और मेरी सोच है कि जो इसमें पेट की दवाई है, ये दूसरे नज़ले की दवाई है, ये बुखार की दवाई है, मेरा मन ये है कि जो और कंपनीज़ है हिंदुस्तान में, सबसे सस्ती दवाई दूँ और सबसे अच्छी क्वालिटी दूँ, जी, सम्राट हेल्थ केयर। जी। तमाम चाहने वालों के लिए आज हमारे चैनल के माध्यम से वो इस समय आपको देख रहे हैं और आपका इंटरव्यू देखते ही वो अपने आसपास भी नजर दौड़ाएंगे कि ये वाले डॉक्टर सम्राट, ये ऐड लिखा हुआ है, ये वाले डॉक्टर सम्राट। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सचनामा के माध्यम से और मलिक साहब, मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं इतना वीआईपी आदमी हूँ कि लोग मेरे से मिल ना सके। मैं इसीलिए लोगों की पहुँच में हूँ और कोई भी मेरे से पर्सनली मिल सकता है, मेरे घर पे मिल सकता है, मेरी फैक्ट्री में मिल सकता है, कॉलेज में मिल सकता है, क्लिनिक में मिल सकता है। कोई भी लोग आसानी से मिल सकते हैं, मैं इतना वीआईपी आदमी हूँ कि लोग मेरे से ना मिल सकते हों। लोग सोचते हैं कि वीआईपी में होऊँगा, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। लोग मेरे से कहीं भी मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, रास्ते में मिल सकते हैं, जहाँ किसी को अच्छा लगे मेरे से मिल लें। ऐसा कुछ नहीं, मिलने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ, जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। जी। जिस तरह से आज आपका नाम डॉक्टर सम्राट, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ी सुरक्षा के बीच रहते होंगे, डॉक्टर साहब से मिलना तो नामुमकिन सी बात है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो आप लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। जी, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई वीआईपी सुरक्षा है, ना कुछ है। मैं तो बिल्कुल सिंपल आदमी हूँ कि स्कूटर पे चलने वाला आदमी हूँ। जी, मेरे से वो लोग कहीं भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बड़ा सिंपल इंसान हूँ जी, और मिलनसार इंसान हूँ। मेरे से कोई भी, कहीं भी, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का आदमी मिल सकता है। जी। डॉक्टर साहब आपके पूरे जीवन के बारे में हमने जाना और आपने बताया भी। डॉक्टर साहब जैसे बहुत सारे लोग जैसे आपके जो सारे काम हैं, वो चाहे कॉलेज की बात हो या मेडिसिन की बात हो, बहुत सारे लोगों ने कॉलेज भी बिज़नेस के पर्पज़ से खोल लिया है कि कैसे लोगों को हम ठग सकते हैं, कैसे कमाई ज़्यादा कर सकते हैं। फिर डॉक्टर लाइन की बात हो, लोगों ने हॉस्पिटल चला रखे हैं, कैसे लोगों से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन आपके बारे में जिस तरह की चीज़ें लगातार सामने आती हैं, अभी आपने बताया भी है कि इलाज फ्री भी कुछ इलाज आप करते हैं, जी। कोई पैसा नहीं लेते हैं। कैसे मन में आया और उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, जो केवल लोगों को एक तरह से ठगने के और पैसे कमाने के पर्पज़ से ही इस तरह के काम करते हैं? जैसे मैंने आपको डी एडिक्शन की बात की है, नशा मुक्ति की बात की है, शराब छुड़ाने की बात की है। जी, मैंने बहुत से कोई घर बिकते हुए देखे हैं, औरतों को रोते हुए देखा है। जी, हस्बैंड जो है शराब पी रहा है, औरत बेचारी क्या करे, खाने को घर में रोटी नहीं है। अब उसको मैंने देखा कि अगर ऐसा कुछ ये लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए तो फिर पैसे उसके पास नहीं है, तो फिर इलाज करना चाहिए। तो मैंने अभी पहले आपको बता चुका हूँ, मैं आपके चैनल सचनामा में, कि मैं इसका फ्री इलाज करता हूँ, जो गरीब लोग हैं उनके लिए। जी, इसके अलावा जहाँ तक लूटने का सवाल है, इनके बारे में लूटने वालों को कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूँ जी, कि एक तो जो मेडिसिन होती है, उस पे रेट ज़्यादा लिखा होता है। डॉक्टर, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, चलो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी लाइन का मामला नहीं बताना चाहिए था, लेकिन बताना चाहता हूँ कि जी, मेडिसिन पे रेट अपने हिसाब से लिखवा लेते हैं। जी, अब गरीब आदमी आया है, अब मेडिसिन है वो ₹70 की लिखवा दी, उसपे 370। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को सस्ता इलाज मिलना चाहिए और अच्छा इलाज मिलना चाहिए। जी, चलो, आपके चैनल सचनामा के माध्यम से मैं आपको बता दूँ, मेरे मन में एक हॉस्पिटल खोलने का मन है, जी, जो मैं जल्दी खोलने वाला हूँ। जी, हालाँकि पैसे मेरे पास है नहीं, कहीं से फाइनेंस करा जाएगा, ब्याज वो लोन वगैरह लिया जाएगा। जी। कोई बात नहीं, लोन सरकार देती है, तो लोन ले लेंगे सरकार से। अच्छे काम करने वालों के लिए वैसे भी मदद ऊपर वाले की आ जाती है। तो लोन लेके एक एक अभी मेरा मन है, कुछ मेरे पास भी पैसे होंगे, कुछ आप लोगों से ले लूँगा, जो अच्छे लोग हैं, वो मुझे दे देंगे। जल्दी हॉस्पिटल खोलने का एक मन है। जी, और मेरा मन ये है कि इतना सस्ता इलाज होना चाहिए, जो ऑपरेशन यहाँ लोग लाखों रुपए में करते हैं, जी, वो मेरा हज़ारों में करने का मन है।
अगर कोई ऑपरेशन करता है, कोई 20,000 ऑपरेशन लेता है तो मेरा 6,000 में करने का मैंने, और अच्छे डॉक्टर बिठाने का मैंने, जो डॉक्टर केजीएमसी से होंगे या अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़े होंगे। ऐसा नहीं कि जो डोनेशन बेस्ड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज के डॉक्टर्स को बुलाने का मेरा मन है, और जल्दी में ऊपर वाले जाके 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे सम्राट हॉस्पिटल इस शहर के अंदर खुला हुआ। इसमें बहुत बढ़िया और बहुत सस्ता, बहुत अच्छा इलाज होगा। जो आप कह रहे हैं कि ये डॉक्टर्स महंगा इलाज करते हैं, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि हाँ, बाकी हॉस्पिटल के अंदर सस्ता और अच्छा इलाज भी होता है। आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं जल्दी इस काम को करूँ। जी, बिल्कुल, हमारी पूरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। और डॉक्टर साहब, अभी हमने जैसे पूरे जीवन के बारे में, आपके काम के बारे में हमने जाना। अब आपने अपना कीमती समय दिया हमारे स्पेशल प्रोग्राम जीवन परिचय में। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सचनामा का और तनवीर मलिक साहब का आभारी रहूँगा कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती निकाल के मेरा इंटरव्यू लिया है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के जीवन परिचय के इस एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सम्राट, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन परिचय कराना हमारा भी कर्तव्य होता है, हमें भी परिचय कराना पड़ता है। अगले फिर एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी किसी और महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए अपना रखें बहुत बहुत ध्यान। मैं तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर।